हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 9th का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखेंगे जैसे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है ना। पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ द सेल। तो इसकी एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है जिसको हर कोई देता है। कहता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ऐसा क्यों बोलता है, क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्यों फंक्शनल यूनिट है, इसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। बोलते तो सब हैं बट हमको पता भी तो करना होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जैसे देखिए, अगर अमीबा है ना, क्योंकि अमीबा तो यूनिसेलुलर है, आपको क्लास 6-7 से ही पता चल जाता है, और इसका जो हैबिटाट है वो वाटर है ना। तो है तो सिंगल सेल बट एनिमल भी है क्योंकि वो सिंगल सेलुलर एनिमल होता है। तो अगर आप देखेंगे ना तो सारे के सारे फंक्शन ये बस इसी सेल में ही कंप्लीट होता है, कर लेता है हर वो फंक्शन जो हम लोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अपना न्यूट्रिशन करते हैं ना, फूड लेते हैं तो न्यूट्रिशन भी कर लेता है अपना, है ना, न्यूट्रिशन कर लेता है। हम लोग सांस लेते रहते हैं रेस्पायरेशन के लिए, ये भी ले लेता है। जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन जो होती है, जो वाटर में डिज़ोल्व होती है, ये अपने आप इसके बॉडी के अंदर आती रहती है और ऑक्सीजन का यूज कर लेता है रेस्पायरेशन में, तो बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर में ज़्यादा हो जाती है तो ये बाहर अपने आप जाती रहती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न भी बोलते हैं ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न भी बोलते हैं ना, डिफ्यूज़न बोलते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि हर वो सब्सटेंस जो जहाँ पे ज़्यादा है कम की तरफ जाता रहता है अपने आप बिना किसी एनर्जी के, और उसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो ऐसे बोलेंगे, एनी सब्सटेंस गो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस नोन एज डिफ्यूज़न। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। सेम यही बात CO2 के लिए भी लागू होगी। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में ज़्यादा है कि नहीं? अरे हम लोगों को ही देख लीजिए, हमेशा ऑक्सीजन लेते रहते हैं क्योंकि बाहर 21% है, लंग्स में कम है, अपने आप चली जाती है। और उधर जब ब्लड CO2 लेके आता है तो लंग्स में CO2 ज़्यादा हो जाता है और अपने आप वो बाहर निकल आता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये न्यूट्रिशन भी इसी में करता है, रेस्पायरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज भी इसी में करता है। रेस्पायरेशन तो सेल के अंदर ही होती है, हमारी बॉडी में भी, इसकी बॉडी में। तो जैसा कि रेस्पायरेशन आप क्लास 8 में पढ़े रहे होंगे कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, तो इसी प्रोसेस को रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो ये भी रेस्पायरेशन कर लेता है, न्यूट्रिशन कर लेता है, एक्सक्रेशन भी इसी सेल में कर लेता है, एक्सक्रेशन भी इसी सेल में कर लेता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको अपने बॉडी के थ्रू बाहर निकाल फेंकता है। जैसे मान लीजिए ये फूड वैक्यूल है, ये कुछ अनडाइजेस्टेड फूड हैं, तो इसको भी ये बॉडी से बाहर निकाल के फेंकता है। तो एक्सक्रेशन भी कर लेता है, रिप्रोडक्शन भी कर लेता है, एक ही सेल को डिवाइड कर लेता है, 2 सेल बन जाती हैं, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। जितने सर्कुलेशन तो होता ही रहता है, मतलब सेल के अंदर जो इसके साइटोप्लाज्म है वो सर्कुलेट होते रहते हैं, सेल के अंदर जो इसके साइटोप्लाज्म है वो सर्कुलेट होते रहते हैं। सारी की सारी लाइफ प्रोसेस ये इसी विदिन सेल में ही कंप्लीट कर लेता है। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि जो सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं उसको तो सेल ही करती है, हमारी बॉडी में भी सेल ही करती है। और यहाँ देख लीजिए, सेल अकेला कर रहा है तो काहे मना करेंगे हम तो बोलेंगे ही सेल करती है। अब दूसरी बात आती है स्ट्रक्चर की। क्या स्ट्रक्चरल यूनिट भी सेल ही है? चलो देखते हैं। एक तरफ है ह्यूमन बीइंग जो बहुत बड़ा सा है ना, कंपेयर टू अमीबा। इसके पास तो बहुत सारी सेल हैं, इसके पास क्या है? बहुत सारी सेल हैं, है ना। तो इसकी जो बॉडी है तो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। हम कैसे बोल दें इसकी बॉडी की यूनिट सेल है? तो थोड़ा इसे पीछे चलते हैं। जब ये छोटा था, जब ये चाइल्ड के रूप में था, तब कि इसके पास भी सेल तो बहुत सारे रहे होंगे, बट जब वो एडल्ट था उससे कम रहे होंगे ना। थोड़ा और उससे पीछे चलते हैं, जब अपनी माँ के यूट्रस में था, इसका जब डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसके पास तब भी बहुत सारे सेल रहे होंगे ना, जब यूट्रस में था, जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। अब थोड़ा और उसके पीछे चलते हैं। उसके पीछे अगर आप चलेंगे तो देखेंगे ये आज जो इतनी सेल लेके बैठा है, ये इसके पास भी कभी एक ही सेल थी, और उस सेल का नाम क्या था? जाइगोट था।
और ये जाइगोट भी 2 सेल से मिलकर बना था। एक तो स्पर्म था और दूसरा क्या था, ओवा। दूसरी सेल थी ओवा और एक सेल क्या था, स्पर्म। एक सेल क्या था, स्पर्म। तो ये स्पर्म और ये ओवा ने दोनों सेल मिली और बना दी न्यूक्लियस। क्या बना दिया, जाइगोट। ओके, तो ये दोनों सेल्स मिलके इन्होंने बना दिया जाइगोट। ओके ओके, तो इसने मिलके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। तो हमने ये देखा कि आज हमारे पास भले मिलियंस ऑफ सेल हैं, बिलियंस ऑफ सेल हैं, बट कभी ना कभी हमारे पास भी कितनी सेल थी, सिर्फ सिंगल सेल थी, और उस सेल का नाम क्या था, जाइगोट था। तो इसी सेल ने क्या किया, डिवीज़न किया, है ना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती जाती हैं। तो सेल ने क्या किया, डिवीज़न किया। डिवीज़न करने के बाद बहुत सारी सेल्स बना लिया। जैसे मान लेते हैं एक सेल से बना लिया 2 सेल बना लिया, है ना। एक सेल से कितना बना लिया, 2 बना लिया। इस तरीके से 2 सेल बना लिया, 2 से इसने 4 सेल बना लिया, 4 से इसने 8 सेल बना लिया, है ना। तो इस तरीके से इसने बहुत सारी सेल बना लिया। और ये जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए ना, तो इस सेल ने ना मिल के काम करना शुरू कर दिया। मतलब अकेले नहीं, मिल के काम करना शुरू कर दिया। और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोल दिया गया टिश्यू। क्या बोल दिया गया, टिश्यू बोल दिया गया, है ना। आप तो टिश्यू जानते होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ फंक्शन टुगेदर इज नोन एज टिश्यू। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हों, सेल्स जो है ग्रुप में हों और क्या कर रही हों, किसी एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, सारी की सारी सेल्स मिलके, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। बिल्कुल सही आंसर, है ना। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, चलो बताओ, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही आंसर, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन। चलो फिर से बताओ, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, चलो जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब किसी ऑर्गन सिस्टम का नाम बताओ मुझे। ओके, सही बताया आपने। एक तो हो गया, जैसे कि अब मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, एक ऑर्गन सिस्टम हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, है ना। और दूसरा क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये भी हमारा एक सिस्टम हो गया। तीसरा क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये भी हमारा एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, है ना। चलो एक और बता दो, एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। तो ये मतलब और भी कुछ सिस्टम है। तो ये हमारे कुछ हो गए सिस्टम्स, और इन्हीं सिस्टम्स ने मिलके ऑर्गेनिज्म बना दिया। अगर सही देखा जाए तो ये सब कुछ कितने सेल से बना, एक ही सेल से तो बना, और वही सेल बार बार डिवाइड हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। कैसे डिफाइन करोगे, हम लोग कह सकते हैं सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग organism. Cell is the fundamental, structural and functional unit of living organism. हम ऐसा कह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। तो चलिए देखते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी कौन किया सबसे पहले। एक लड़का था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। यहाँ आप देख रहे हैं रॉबर्ट हुक। इसने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था। इसके पहले कोई जानता नहीं था कि इतनी छोटी चीज़ें भी होती हैं, बस वो जिसको देख पाता था उसी को समझता था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया, और माइक्रोस्कोप से उसने देखा तो क्या देख रहा था, कॉर्क को देख रहा था। कॉर्क जो लकड़ी होती है, जो पेड़ होता है, पेड़ का जो छाल है उसमें से पतला सा चिप्स, उसी को देख रहा था। इसने क्या देखा, कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा, कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। और जब इसने पहली बार देखा तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसने कहा ये तो छोटे छोटे कमरे हैं, है ना। और कमरे जो छोटे छोटे होते हैं, इसका मीन्स होता है, हमारी जो पुरानी एक सभ्यता है जिसे सारे टर्म लिए जाते हैं, जिसको हम लोग ग्रीक बोलते हैं, उसमें से क्या हुआ, इसको क्या बोले जाते हैं, इसको सेल बोले जाते हैं, सेल। तो इसने कहा तो सेल दिख रहा है। आज भी सेल बोले जाते हैं ना, जो स्पेशल कुछ कैदियाँ होते हैं जो जेल में होते हैं, उनके लिए बोला जाता है स्पेशल सेल, इनके लिए बनाई गई है, जिसमें उनको ज़्यादा कुछ दिया जाता है, प्रोटेक्शन, भाग ना पाए, ये सब ना कर पाए, तो उसको भी स्पेशल सेल बोलते हैं, है ना। जिसने कहा ये तो सेल दिख रहा है, ये तो कुछ सेल जैसा लग रहा है।
और फिर सारे लोग सेल सेल करने लगे और आज तक चल ही रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद क्या हुआ, ये कब किया था, 1665 में किया था। किससे किया था, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, अरे वही जो पेड़ होता है ना, पेड़ की छाल ले लो, छाल उसमें से पतला पतला चिप्स जैसा निकालो तो उसी को कॉर्क बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछतेगा कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम सेल, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर आपसे कोई पूछता है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। इस लड़के ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी। क्या किया था इसने कुछ इनका जो माइक्रोस्कोप का, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा उसमें सुधारा, और मॉडिफाई करने के बाद गया ये पॉन्ड वाटर लेके आया। क्या लेके आया, पॉन्ड वाटर लेके आया, और इस पॉन्ड वाटर को देखने लगा। तो इसमें क्या देखा इसने, कुछ अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म देखे, कुछ अमीबा देख लिया है ना, इसने कुछ अमीबा देखा और कहा ये सब क्या है, तो देखा ये सब हिल डुल रहे थे, है ना। तो इस तरीके से इसने पहली बार लिविंग सेल इसी ने देखा था, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने, है ना। और इसने कब देखा था, ये 1665 में, एक 1674 में। कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 5 4 9 साल लग गए हमें डेड सेल से लिविंग सेल पहुंचने में, है ना। और नेक्स्ट देखे जाए तो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट हैं, बट इनके कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको देख लेते हैं, उनकी डिस्कवरी देख लेते हैं। अब मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, है ना। चलिए एक सेल बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ लिविंग सेल, ओके। एनिमल सेल बनाता हूँ। तो चलिए देखेंगे एनिमल सेल। ये क्या हो गई, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गया बीच में इसके न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, आपको पता है। तो मैं 2 मेम्ब्रेन बनाऊंगा। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस। फिर आपको बनाना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। आगे देखेंगे, इधर भी एक बना देता हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस तरह से बनाना भी सीख सकते हैं, बुक में बहुत टफ दिया हुआ है। एक गोल्गी बॉडी बना लेंगे हम लोग, गोल्गी बॉडी हो गई हमारी। माइटोकॉन्ड्रिया बना लेंगे ना, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है। ध्यान रखना ये 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं। इधर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा वेहिक्यूल हो जाएगा, छोटा सा मैं फूड वेहिक्यूल भी बना सकता हूँ। अंदर में इसके साइटोप्लाज्म होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम बताना। तो चलो आप लोग इसका नाम बताइए, चलो बताइए क्या नाम होगा। नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी आप पहले बताएंगे। ये लिक्विड मटेरियल का क्या नाम होता है बताइए। चलिए लिक्विड मटेरियल का क्या नाम होता है, एक लिक्विड मटेरियल इसमें भी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर। इसका नाम बताइएगा क्या होता है ना। चलिए तो देखते हैं, ये जो सेल है ना, इसके डिफरेंट पार्ट हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन 3 ऐसे पार्ट हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो तीनों पार्ट किसी सेल में नहीं हैं तो आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेल ही नहीं है। जैसे वायरस को देखेंगे तो वायरस को सेल नहीं माना जाता, उसके पीछे यही एक रीज़न है, उसके पास 3 ऐसे पार्ट हैं जो कि वो कंप्लीट नहीं करता। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो मेन फीचर जो हैं, 3 मेन फीचर जो हैं, इनको ध्यान रखिएगा। किसी के पास अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर वो सेल नहीं है। पहला क्या है, सभी सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जो कि ये रही। दूसरी क्या है, सभी सेल के पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और सभी सेल के पास न्यूक्लियस भी होना चाहिए, है ना। ये 3 रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी सेल को सेल बनाने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया जो कि इसके पास है, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना। आप जानते हैं साइटोप्लाज्म इसी को बोलते हैं जो इसमें लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है। और तीसरा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस, जो कि ये रहा, है ना। अब मैं कुछ और नाम बता देता हूँ इसके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आप समझ चुके हैं। तो कुछ और नाम हैं, जैसे कि ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए। इसी का नाम मैंने पूछा था, जल्दी बताइए इसको क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। इसको बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। कुछ तो सोच रहे हैं सर इसको तो क्रोमोसोम बोलते हैं। अरे भाई क्रोमोसोम किसी अलग
टाइम पे बोलते हैं। ये जब सेल डिवाइड होने लगती है ना, तो ये जो क्रोमेटिन धागा धागा सा दिख रहा है, ये होता क्या है, कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस। कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 कंडेंस हो जाता है। और जब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कंडेंस हो जाता है ना, तब इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी नहीं बोलते, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो। हाँ, आगे देखेंगे। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसी के जैसा लिक्विड इसमें भी भरा हुआ है, बट इसका नाम कुछ और है। क्या नाम है? हाँ बिल्कुल सही, इसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और देखेंगे तो इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे डेंस होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आपने पूछा काम क्या होता है न्यूक्लियोलस का ना, तो न्यूक्लियोलस का काम होता है, ये बनाता है डीएनए को। डीएनए एंड आरएनए, सॉरी, इसमें आरएनए के सिंथेसिस होते हैं एंड राइबोसोम के सिंथेसिस होते हैं, है ना। आरएनए एंड राइबोसोम के सिंथेसिस होते हैं। आगे ये देख रहे हैं, इसको तो जानते हैं, सभी जानते हैं, क्लास 8 से ही जान लेते हैं। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? बताइए जल्दी। सही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका नाम क्या है भाई? नाम तो लाइसोसोम है। क्या नाम है? लाइसोसोम। काम बताना जरा। बिल्कुल, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग। सुसाइड कर लेता है ये, एक्चुअली में सुसाइड नहीं करता। ये होता क्या है कि ये सेल की सफाई करता है, इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल की सफाई करता है, लेकिन जब कभी सेल साफ़ करने लायक ही नहीं रह जाती तो पूरी सेल को साफ़ कर देता है। कैसे करता है? सेल ज़्यादा टूट फूट गई, इसको लग रहा है कि इसको रिपेयर करना अच्छी बात नहीं है, तो क्या करता है, अपने आप को बस्ट कर लेता है और इसके जो एंजाइम्स होते हैं इसमें फैल जाते हैं। फैलने के बाद पूरी सेल डाइजेस्ट कर देते हैं। तो हुआ ना सुसाइड जैसा, क्योंकि सुसाइडर भी तो यही करते हैं, बम लेके आते हैं, फोड़ देते हैं, खुद भी जाते हैं और सबको लेके जाते हैं। कुछ ऐसा ही काम इसका भी है ना। एक मैंने और छोटा सा बनाया जिसको फूड वैक्यूल भी मैं बोल रहे हैं। फूड वैक्यूल बोल रहे हैं। जो फूड होती हैं जब सेल के अंदर जाती हैं तो मेम्ब्रेन से घिर जाती हैं, जिसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं ना। इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बोला। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम बताना। इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। आप तो जानते हैं, अगर इस पे राइबोसोम आ जाता है तो ये दिखने में ना बड़ा खुरदुरा खुरदुरा सा लगने लगता है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम रख दिया जाता है? रफ। क्योंकि कैसा दिख रहा है भाई? कैसे दिख रहा है? खुरदुरा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? खुरदुरा। और खुरदुरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रफ बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और जिस साइड रफ नहीं है उसको बोल देंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? इधर क्या है? इधर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गोल्गी बॉडी। क्या बोलेंगे? गोल्गी बॉडी बोलेंगे, है ना। ओके, चलिए ओके। तो हम लोग देख रहे थे ये गोल्गी बॉडी को। तो गोल्गी बॉडी भी इसमें कोई भी सामान आता है तो उसको पैक करती है, और कोई भी सामान अगर सेल से बाहर जाना है तो उसको पैक करती है। सेल से बाहर जाना है और अगर बाहर से आती है तो उसको डिस्पैच करती है ना। तो ये रहे कुछ 3 मेन फीचर, बाकी सब एसेसरी फीचर हैं, नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा, जैसा कि बैक्टीरिया का चलता ही है ना, जिसको आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। साइटोप्लाज्म को किसने सबसे पहले ढूंढा था? तो पुरकिंजे थे, जिन्होंने बताया था कि ये साइटोप्लाज्म जो है मेन एरेना है। कभी भी अगर आप फिगर बनाएं तो उसके नीचे एक चीज़ ज़रूर लिखें, आपका नाम तो है ना, तो ऐसे इसका भी नाम होता है, तो आप इसके नाम लिख दें एनिमल सेल, है ना। एनिमल सेल इसका नाम हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेल थियरी क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल थियरी। सेल थियरी जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसकी कुछ थियरी है, इसके पीछे कुछ क्या है? थियरी है ना। तो सेल थियरी क्या है कि जब इस पर रिसर्च होने लगा, जब ये ढूंढा गया सबसे पहली बार प्लांट में,
और उसके बाद एनिमल में लिविंग सेल देखा गया एंटोनी वैन लीeuwenhoek के द्वारा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ना, मतलब एक वर्ड कह लीजिए डिस्कवर हो गया, माइक्रोस्कोपिक वर्ड, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते थे, और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट चलने लगे। तो इसमें 2 साइंटिस्ट थे अलग अलग कंट्रीज़ में, एक था स्वीडन और एक था स्वान। तो स्वीडन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो चल रहा था प्लांट पे। स्वीडन का एक्सपेरिमेंट किस पे चल रहा था? प्लांट पे चल रहा था, है ना। ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था प्लांट पे, और एक्सपेरिमेंट करते करते इसको बस एक निष्कर्ष मिला कि भाई जितने भी प्लांट हैं पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। स्वान कर रहा था अपना एक्सपेरिमेंट एनिमल पे और बहुत सारे एनिमल का जितना ये कर सका इसने किया, और इसने बताया कि भाई जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे बने हैं सेल से। दोनों की बातें सही थी, अलग अलग कंट्री के थे। और ये देखिए 1838 में इसने बताया था, इसने 1839 में बताया था। अब सारे साइंटिस्ट पूछने लगे कि चल ठीक है भाई, मान लिया कि सारे प्लांट सेल से बने हैं, सारे एनिमल सेल से बने हैं, ये बता कि ये जो नए नए सेल बनते हैं, जैसे कि मैंने अभी ह्यूमन की बात की, जाइगोट है, जाइगोट से पूरा इतना सा बॉडी बन गया, ये बना कैसे? फिर इन दोनों लड़के बता ही नहीं पाए, है ना, ये दोनों नहीं बता पाए। फिर अलग अलग लोग फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, कैसे बनते। और उस बीच बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए जो बड़े मूर्खतापूर्ण थे। जैसे कोई एक साइंटिस्ट था, वो कह रहा था कि एक शर्ट ले लो, शर्ट जो है आपकी स्वेट से भीगी हो, पसीने से भीगी हो, और इसके बॉक्स में एक बंद कर दो, 21 दिन बाद खोलोगे तो उसमें से चूहा निकलेगा। बताइए ये भी कोई एक्सपेरिमेंट है? बट किया गया। उस टाइम में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ मूर्खतापूर्ण भी रहे। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वर्चू। क्या नाम था उसका? वर्चू नाम था। तो उस वर्चू ने क्या बताया? उसने बताया कि ये जितनी भी सेल्स हैं, सब की सब बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कैसे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसने बताया कि भाई कोई भी सेल ऐसे नहीं आ सकती, सभी सेल को आने के लिए ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से सेल है तभी सेल बनेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं बन सकती कि ऐसे ही चूहा बन रहा है भीगी हुई शर्ट से बॉक्स के अंदर, ऐसी नहीं बन सकती। कहीं भी सेल्स हैं वही जो है आगे सेल बना सकती हैं। और कैसे बनाएंगी? अब आप तो जान ही गए होंगे ना कैसे बनाएगी? डिवीजन से। कैसे बनाएगी? डिवीजन से, जिसको आप सेल डिवीजन कह सकते हैं। आगे ये देखा गया कि भाई कितने टाइप की सेल्स हैं। तो ये देखा गया कि आपके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसके टाइप, उस पर अगर देखा जाए तो बहुत तरह की सेल्स हैं। जैसे हम देखेंगे स्पर्म की सेल कुछ इस तरीके की होती है ना। हम देखेंगे ओवा की सेल कुछ इस तरीके की होती है। हम देखेंगे बोन सेल कुछ इस तरीके की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, है ना। तो ये बोन सेल हो गई। ये मसल सेल होती हैं, ये मसल सेल होती हैं, है ना। ये स्मूथ मसल सेल होती हैं, बोन सेल, ओवा सेल, है ना। फैट स्टोर करने वाली सेल होती हैं, ये कुछ सेल्स होती हैं। तो ये मतलब आपके बॉडी में जिस तरह की ज़रूरत होती है सेल, तो उसी हिसाब से अपना शेप, साइज ये सब चेंज कर लेती है, जिस तरह से उनको रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को, ये जो चेंज करते हैं अपने शेप, साइज, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? कोई भी सेल को जैसे ज़रूरत है अपने आप को वैसे ही वो डिज़ाइन कर लेती है ना। तो इसी सेल को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आगे हमने देखा कि कितने टाइप की सेल हैं, तो हमने ये कुछ एग्जांपल देखे। डिवीज़न ऑफ लेबर, एक और टर्म मिलता है हमको, डिवीज़न ऑफ लेबर। ये क्या है भाई? लेबर मतलब तो काम, डिवीज़न मतलब बांट दो, काम बांट दो, है ना। तो ये भी 9th में ही है। डिवीज़न ऑफ लेबर, काम को ही बांट दो। क्या मतलब हुआ?
जैसे आपके घर में है ना, आपके पापा कोई और काम करते हैं, मम्मी कोई और काम करती हैं, आप कोई और काम करते हैं, आपको पढ़ाई दी गई है कि आप पढ़िए, है ना, जो कि अच्छे से कर ही रहे हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी मम्मी कुछ और काम कर रही है, पापा कुछ और, अंकल कुछ और, आपके छोटे भाई बहन कुछ और, सबका काम बटा हुआ है। ऐसा नहीं है आप इंटरफेयर कर रहे हैं, पापा ऑफिस से आए अपनी फ़ाइल बना रहे हैं, तुम भी बना रहे हो उन्हीं के साथ साथ, ऐसा नहीं है। कोई कोई तो हेल्प भी करते हैं, बट मेरा मेन मतलब है कि आपका काम बटा हुआ है घर में। ऐसे ही है हमारे बॉडी में भी काम बटा हुआ है ना। जैसे कि आप जानते हैं बॉडी में एक हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाए ना। और किसका? लंग्स है, लंग्स का है ना, लंग्स का काम क्या है? गैसेस को ले, गैसेस को एक्सचेंज करे इन्वायरमेंट से और पूरी बॉडी में पहुंचाए। किडनी का काम क्या है? किडनी ब्लड को फिल्टर करे और उसके जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको बाहर निकाल दे, है ना। ब्रेन का काम क्या है? कि ब्रेन का काम है पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखे, आपको कॉन्शियसनेस बना के रखे। ये सारे काम हैं अलग अलग बॉडी के आपके पार्ट के। तो ऐसे ही देखेंगे ना, ऐसे ही ये काम जो है सेल के अंदर भी बटे हुए हैं, सिर्फ बॉडी में नहीं, सेल के अंदर भी बटे हुए हैं। क्या मतलब? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि चीज़, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक चेक पोस्ट जैसा है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो अगर कुछ रहता ना तो हमेशा चेकिंग वकिंग होती रहती है, वो पुलिस की गाड़ियाँ देखो चेक करती रहती हैं, है ना, आप क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ये चेक पोस्ट जैसे हैं, कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ रही है विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑर्डर की नहीं आ सकती। वो उसको चेक करेगी, आने देगी, कुछ लोगों को आने देगी, कुछ लोगों को नहीं आने देगी, वहीं से ही लौटा देगी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। और इसका काम है कि ये पूरे सेल में जो भी काम हो रहे हैं ये आर्डर देता रहता है कौन क्या करेगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये काम क्या करेगा? ये जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फैला हुआ है ना सेल में, तो जिसको जहाँ जाना है ये हेल्प करता है उनको ट्रांसपोर्ट करने में। अभी मैंने बताया था ये गोल्गी बॉडी है, इसका काम क्या था? इसका काम था कि कोई चीज़ अगर बाहर से आ रही है तो उसको डिस्पैक करे। कोई चीज़ अगर एक सेल से बन के दूसरे सेल को जान रहा है, बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, तो जान मान लो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है और कोई चीज़ वो भेजना चाह रही है, या कोई दूसरी सेल है, कोई प्रोटीन स्पेशल टाइप की है उसको बाहर भेजना है, तो उसको पैक करके भेजेगा, है ना। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि आप जानते हैं आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में कस्बे में जहाँ भी रहते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है तो किसी न किसी पावर हाउस से आती होगी। वैसे सेल में जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है ये प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इतना सारा काम चल रहा है तो गंदगी तो होनी ही है। गंदगी सफाई करने का जिम्मा कौन उठा लेता है? लाइसोसोम। कौन उठा लेता है? लाइसोसोम। भाई इतना काम हो रहा तो गंदगी तो होनी है ना। अब इतना सारा काम हो रहा तो फूड भी तो आना है। फूड ले आने का काम कौन करता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल करता है, फूड वूड सब लाएगा। और इसी में जैसा अभी मैंने बनाया भी था, क्या नाम था? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है ना, जो जब तक डिफ्यूज़ है तब तक क्रोमैटिन फाइबर है, सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता था। तो क्या नाम बताया था? आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला, है ना। उसके बाद क्या है? यहाँ एक लिक्विड जैसा फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म है। आपको लग रहा होगा ये क्या काम कर रहा है, बस फैला हुआ है लिक्विड सा, बट ऐसा नहीं है। ये ना प्लेटफॉर्म देता है सारे रिएक्शंस को होने के लिए। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको सबको प्लेटफॉर्म देता है। तो आपने देखा सेल के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब यहाँ भी काम बटा हुआ है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बॉडी में काम बटा हुआ है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन का काम कर रहा है, हार्ट जो है वो सर्कुलेशन का काम कर रहा है, लंग्स गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, किडनी एक्सक्रेशन कर रही, ऐसा नहीं है। सेल के अंदर भी क्या है? काम बटे हुए हैं, है ना। तो इसी को बोला गया डिवीज़न ऑफ लेबर, है ना। आगे देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम लोग मतलब जैसे मेन फीचर ऑफ द सेल पढ़ रहे हैं तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लास्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और आफ्टर दैट इसका फंक्शन देखेंगे। तो मैं चलिए इसको भी रेज ही कर दे रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले देखेंगे होती क्या है। तो सेल के बाहर जो ये मैं बनाता हूँ ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहूँगा एक चीज़ और आप ध्यान रखें, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
और अंदर में जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस के किनारे किनारे, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो हैं, ये जो गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ना, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, सारी की सारी मेम्ब्रेन लगभग एक जैसी होती हैं। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि लगभग सारी मेम्ब्रेन एक ही जैसी होती हैं, एक को छोड़ के, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता। कौन है? आप ढूंढ के बताइएगा, ये मैं नहीं बताने वाला, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा अगर आपको नहीं पता होगा तो चलिए देखेंगे। आपको बताना है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, फूड वैक्यूल मेम्ब्रेन, सारी की सारी मेम्ब्रेन लगभग एक ही जैसी होती हैं। क्या एक जैसी होती हैं? इनका कंपोजिशन में क्या क्या है? कंपोजिशन में दो चीज़ है, एक तो है लिपिड और दूसरी क्या है? प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन। लिपिड में भी अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। लिपिड में भी एक खास तरीके के लिपिड है, फास्फोलिपिड। कौन सी लिपिड? फास्फोलिपिड। फास्फोरस है उसमें ना, तो वो हो जाती है फास्फोलिपिड। और क्या है? प्रोटीन है। एक और चीज़ बता देता हूँ, इसके जो लिपिड्स हैं ना, ये दो लेयर में है। कैसे हैं? ऐसे दो लेयर में है, ऐसे एक लेयर इधर हो गया और एक लेयर इधर हो गया, है ना, एक लेयर इधर हो गया। तो ये इसको बाइलिपिड लेयर भी बोलते हैं। थोड़े से अगले क्लासों में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मुझे समझाने में और आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बीच बीच में थोड़े से ना प्रोटीन होते हैं, तो बीच बीच में क्या होते हैं? थोड़े थोड़े प्रोटीन होते हैं। अब जैसा कि आप जान ही रहे हैं, लिपिड एक तरीके का फैट होता है। क्या होता है? फैट। जो वाटर तो फैट से दूर ही रहता है। जैसे तेल और वाटर को मिक्स कर लो तो कभी मिक्स होगा? नहीं होगा। तो ये जो लिपिड है ये एक तरीके का क्या है? एक तरीके का फैट है। और जो प्रोटीन है ये वाटर के करीब जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है? प्रोटीन है। तो हमने जाना कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो कंपोनेंट है, एक तो लिपिड है और दूसरा क्या है? प्रोटीन है। तीसरा हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। आपने एक पढ़ना है, एक तो ये जितनी भी सारी गैसेस है ना, जैसे कि ऑक्सीजन, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर आ सकती है ना, जो ऑक्सीजन होती क्या होती है? अंदर आ सकती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि अंदर बन रही है, बन कैसे रही? क्योंकि ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज को तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे। तो वो बाहर जा रही है और इसमें सब में कोई एनर्जी नहीं लग रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रोक भी नहीं रही है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। एक और प्रोसेस है ऑस्मोसिस, इसको हम लोग जानेंगे और इसी में आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ इसको इरेज कर दूँ क्या? चलिए कर देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक्चुअली में होता क्या है? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए मैंने एक टैंक लिया, टैंक ए एंड टैंक बी, और ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टैंक ए में मैंने भर दिया 1 लीटर लिक्विड। कितना भर दिया? 1 लीटर। टैंक बी में मैंने भर दिया कितना लीटर? 1 लीटर लिक्विड। टैंक ए में मैंने डाला 10 ग्राम डाल दिया साल्ट। टैंक बी में मैंने डाला 10 ग्राम साल्ट। अब देखिए, नहीं यहाँ 20 डालते हैं ना, नहीं तो क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। तो यहाँ 20 डाल दिया। अब आप देखेंगे होगा क्या ना, ये जो सोल्यूशन है थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अगर मैं वाटर का कंपेयर करूँ तो वाटर इसमें ना था तो इक्वल, बट नमक ज़्यादा होने की वजह से तो इसका जो कंपोजिशन है इसमें वाटर कम हो गया, इसमें वाटर ज़्यादा हो गया। तो वाटर का मॉलिक्यूल ना इससे इधर जाने लगेगा, ठीक है? वाटर का मॉलिक्यूल इससे इधर जाता रहेगा। आप जैसे वो इस समय गर्मी चल रही है तो खीरा उरा छील रहे होंगे, उस पर नमक डालते होंगे तो क्या होता होगा? वाटर निकलने लगता है ना, सेम ऐसे ही। तो ये वाटर इधर से इधर जाने लगता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। भाई डिफाइन कैसे करोगे? तो हम लोग डिफाइन ऐसे कर लेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ, कहाँ?
जहाँ पे ज़्यादा पानी है से कम पानी की तरफ जाएगा। और किससे होके जा रहा है, इसको मत भूलना, नहीं तो फिर वो डिफ्यूज़न हो जाएगा। इसको नहीं भूलना है, किससे होके जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बिल्कुल सही। हम लोग कैसे बोले, फिर से एक बार सुन लो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या आपको ये नहीं समझ में आया? ठीक है, तो देखिए भैया, वाटर तो हमने इक्वल लिया था, लेकिन नमक हमने क्या कर दिया, इसमें कम डाला, इसमें नमक क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया। तो ये ना बहुत गाढ़ा सा हो गया। इसको हम लोग अगर बोलूँगा ना तो ये जो सॉल्यूशन है, क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन मतलब पूरा जो घोलने वोलने के बाद बना है, ये हो गया है कंसंट्रेटेड। क्या हो गया है, कंसंट्रेटेड। और ये क्या हो गया है, ये हो गया है डाइल्यूट। क्या हो गया है, कंपेयर टू, इसके कंपेयर में डाइल्यूट है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब हम लोग 3 चीज़ें और देखेंगे, जिसका नाम है, हाँ एक और बात, ये वाटर जा क्यों रहा है, मैं तो ये बताना ही था ना आपको। आपको तो पता है इससे वाटर जाएगा नहीं, किधर से, फैट से होके तो वाटर जाएगा नहीं, यहाँ से नहीं होके जाएगा, यहाँ से होके वाटर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो फैट का मॉलिक्यूल है ना, और फैट का मॉलिक्यूल वाटर से तो दूर भागता है, तो वो अपने आप से होके जाने नहीं देगा। और ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन बलून जैसा घिरा हुआ है। वाटर जाता है यहाँ से, कहाँ से जाता है, यहाँ से, मतलब प्रोटीन के बीच से होके जाता है वाटर। यही प्रोटीन हेल्प करती है वाटर को जाने में, अदरवाइज फिर तो प्रॉब्लम ही होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 3 टर्म हैं आपकी बुक में, एक का नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक का नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे 3 टैंक बना लेते हैं, 1, 2 एंड 3। हम इसमें ले लेते हैं एक सेल, ठीक है, एक सेल ले लेते हैं, और तीनों में कोई ना कोई क्या भर देते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन भर देते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन भर देते हैं। तो ये हो गया आपका A, B, C। अब पहले टैंक में हमने क्या देखा कि ये जो हमारी सेल थी, ये हमारी सेल ना, ये हो गई पहले, ये क्या हो गई, पहले वाली, ये सेल ऐसे स्वेल कर गई, ऐसे फूल गई। तो क्यों फूली होगी, पता है ना, आपकी मम्मी भी जब राजमा बनाना होता होगा तो वो शाम को भिगो देती है और सुबह वो स्वेलन कर जाता है, या चना भी भिगोती है ना छोला बनाने के लिए। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये वाटर के मॉलिक्यूल ना इसके अंदर इंटर कर जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। अभी तो आपने ऑस्मोसिस में देखा, जहाँ वाटर ज़्यादा है कम की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या था कि बाहर का जो सॉल्यूशन था इसमें वाटर ज़्यादा था, और अंदर जो सेल है ना, सेल के अंदर वाटर कम है, इसीलिए तो उसके अंदर जा रहा है। और इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब भी कोई सेल आप रखोगे और बाहर से वाटर अंदर जा रहा है तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन आपने रखा, उसमें आपने कोई सेल डाल दी और उसमें वाटर इंटर करने लगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग ऐसा डिफाइन करेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच मोर वाटर कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का, अ सॉल्यूशन इन विच मोर वाटर कंसंट्रेशन देन, किसके कंपेयर में, सेल के कंपेयर में। मतलब जो सेल है उसमें जो वाटर है उसके कंपेयर में अगर बाहर वाटर ज़्यादा है तो वो क्या उनका सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच मोर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड देखेंगे, मान लीजिए ये सेल कुछ ऐसे थी, बट इसमें हुआ क्या, ये सेल ना ऐसे 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 श्रिंक कर गई, मतलब ऐसे पिचक गई, और ये रही पहली की सेल और ये बाद में पिचक गई। तो भाई क्यों पिचकी होगी ना, क्यों पिचकी होगी, सोचिए। एक्चुअली हुआ क्या होगा, इसके अंदर से सेल जो है, इसके सेल के अंदर से वाटर ना निकल गया बाहर। क्यों निकला होगा, आपका गेस सही है, क्योंकि बाहर वाटर कम है और सेल के अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है। सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है, तो अभी आपने देखा ही, जहाँ ज़्यादा है कम की तरफ जाएगा। तो हम लोग
क्या बताएंगे इसको? इसका नाम तो पहली बात तो हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम हो जाता है इसका? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका नाम हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नाम हो गया। तो इसमें देखेंगे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कैसे डिफाइन करेंगे? अ सॉल्यूशन इन विच लेस वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल is known as hypertonic solution. A solution in which less water concentration than the cell is known as hypertonic solution. थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूँ, इसके डेफिनेशन आपको खुद बनाने हैं। हिंट ये है कि ये सेल जैसे है वैसे के वैसे ही रह जाती है, ना तो ये बड़ी होती है ना तो ये छोटी होती है। इसके डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे और मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।